हेलो एवरीवन। आज हम आपके एकांकी संचय इस पाठ्य पुस्तक में से नई एकांकी पढ़ना शुरू करेंगे और उस एकांकी का नाम है सूखी डाली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर नई एकांकी शुरू करने से पहले हम इसके पहले जो एकांकी हमने पढ़ी हुई है उनके पात्र एक बार दोहराते हैं और उसके बाद नई एकांकी। तो पहली एकांकी थी संस्कार और भावना। उसमें पात्र कौन कौन थे? माँ, उसके बाद माँ का बड़ा बेटा अविनाश, छोटा बेटा अतुल, अविनाश की पत्नी विजातीय बंगाली स्त्री और अतुल की पत्नी थी उमा। राइट। अब दूसरी एकांकी जो है उसका नाम था बहू की विदा, जो एक पारिवारिक और सामाजिक एकांकी थी। इस एकांकी में जो बहू की विदा ये जो एकांकी है इसमें मुख्य पात्र थे जीवन लाल, उनकी पत्नी राजेश्वरी, उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था रमेश और बेटी का नाम था गौरी। रमेश की शादी जो है रमेश का विवाह कमला से हुआ था और कमला का भाई था प्रमोद। बराबर। तो ये दोनों ही पारिवारिक एकांकी थी। और तीसरी एकांकी का नाम था मातृभूमि का मान। ये एकांकी ऐतिहासिक है और इसमें कौन कौन पात्र थे? तो महाराणा राखा, फिर राव हेमू, उसके बाद सेनापति अभय सिंह और वीर सिंह और चारनी। ठीक है। और ये एक ऐतिहासिक एकांकी है। मातृभूमि का मान ये हमारी तीसरी एकांकी थी। अब हम अगली एकांकी की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम क्या है? सूखी डाली। सूखी डाली ये भी एक पारिवारिक एकांकी है और इस एकांकी में संयुक्त परिवार का चित्रण किया गया है। आजकल जब सारे परिवार व्यक्तिगत रूप में हर एक को स्वतंत्रता प्रिय होती है और हर एक को अपना अपना परिवार अलग करके अपनी इच्छा से रहना होता है। एक ज़माना था जब संयुक्त परिवार प्रणाली जो है और जॉइंट फैमिली सिस्टम उसको बहुत ज़्यादा महत्व था हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में। और किस प्रकार से ये जो प्रणाली है संयुक्त परिवार की ये हमारे विकास के लिए बहुत उपयुक्त हुआ करती थी या महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो कुछ इसी प्रकार की इसी प्रकार का संदेश इस एकांकी के माध्यम से व्यक्त हुआ है। ये जो एकांकी है ये भी संयुक्त परिवार की कहानी है और ये कहानी हमें दर्शाती है कि किस प्रकार से इस एकांकी के मुखिया अपने सूझबूझ के सहारे, अपनी बुद्धिमानी के सहारे और साथ ही साथ अपने प्यार और धाक के सहारे पूरे परिवार को संभाले हुए हैं और एक ही घर में तीन तीन चार जनरेशन जो है, तीन तीन चार पीढ़ियाँ बड़े ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ठीक है। तो चलिए अब एकांकी के पात्र कौन है ये समझना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एकांकी का नाम है सूखी डाली और इसके एकांकीकार यानी लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। ओके। सूखी डाली इस एकांकी के एकांकीकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। ओके। अब कहानी के जो मुखिया है उनका नाम है, कहानी के मुखिया उनका नाम क्या है? दादा मूलराज। ठीक है। दादा मूलराज ये 72 वर्ष आयु के एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने सूझबूझ से, अपनी समझदारी से बहुत सारे कारोबार शुरू भी किए हैं और साथ ही साथ अपने परिवार को वे संभाले हुए हैं। तो उनके 3 बेटे थे और उसमें से जो बड़ा बेटा है वो युद्ध में शहीद हुआ था। तो यहाँ पे बेटे का नाम, 3 बेटे थे और तीनों बेटों की जो पत्नियां हैं वो हमारी एकांकी में क्या कहलाएगी? बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी। मतलब ये तीनों जो है ये दादा मूलराज के बेटों की पत्नियां हैं यानी बहुएं हैं। तो ये तीनों कौन है? इनकी दादाजी की बहुएं। लेकिन सास में कहानी में ये सास का रोल प्ले कर रही है अपने एकांकी में। ठीक है। अब जो बड़ा बेटा है उस बड़े बेटे का, बड़ा बेटा जो है उसका नाम तो नहीं है और साथ ही बड़ा बेटा इनका शहीद हुआ था। तो हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करते हैं, मतलब ये अपने एकांकी में नहीं है, शहीद हुआ था। और
जो मंझला बेटा है उनका नाम कहानी में आया है और उसका नाम क्या है? करमचंद। ठीक है। जो तीसरा बेटा है वे जीवित है लेकिन उनका नाम एकांकी में नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे डैश कर देती हूँ। ठीक है। तो बड़ा बेटा युद्ध में शहीद हुआ है, मंझले बेटे का नाम है करमचंद, और जो छोटा बेटा है वो उसका नाम एकांकी में नहीं आया है। अभी करमचंद की पत्नी क्या कहलाएगी? मंझली भाभी, और जो छोटा बेटा है उसकी पत्नी क्या कहलाएगी? छोटी भाभी। तो ये तीनों ना दादाजी की बहुएं हैं। ओके, कौन है ये? बहुएं किसकी है? तो ये दादा मूलराज की। ठीक है। अब बड़ी भाभी जो है उसका भी बेटा बड़ा हुआ है और उसकी भी घर में बहू आई है, और ये जो बेटे का नाम अपने को नहीं दिया है लेकिन उसकी जो बहू है बेटे की पत्नी वो क्या कहलाएगी? बड़ी बहू। मंझली भाभी की जो बहू है वो क्या कहलाएगी? मंझली बहू। उसके भी पति का नाम नहीं दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो छोटी भाभी है उसके पूरे परिवार की हमें जानकारी दी गई है। जैसे आप देख सकते हो, छोटी भाभी का एक बेटा है परेश और बेटी है इंदु, और छोटी भाभी की बहू जो है उसका नाम दिया है बेला, यानी परेश की पत्नी। ओके, तो छोटी भाभी जो है उसके ही परिवार के ऊपर ये ज़्यादा एकांकी आधारित है। उसके परिवार की पूरी जानकारी है वहाँ पे लिखी हुई है। अब कहानी में 3 बच्चे हैं, हालांकि उनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है कहानी में, लेकिन उनका रेफरेंस, उनका नाम आया है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी जो हमारी एकांकी में सास का रोल प्ले कर रही है वो दादाजी की बहू है, राइट। और ये जो घर में बहू लोग है, जो बहू का रोल प्ले कर रही है, ये भाभी लोग की बहू, ये दादाजी की क्या लगती है? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये कौन है? इसे कहते हैं पतोहू, यानी पोते की पत्नी। ठीक है। अब घर में 3 बच्चे हैं, भाशी, मल्लू और जगदीश। अब ये तीनों बच्चे बड़ी बहू या मंझली बहू दोनों में से एक के हैं या दोनों के हैं, क्योंकि छोटी बहू बेला का अभी अभी विवाह हुआ है तो उनके बच्चे नहीं है, तो इन दोनों में से किसी के बच्चे, बट किसके है वो हमें एकांकी में नहीं दिया है। तो ये हो गए हमारे एकांकी के पात्र। इसके अलावा और 2 पात्र कहानी में है, एकांकी में है। एक है पारो जो पड़ोसन है, और दूसरी है रजवा जो कि घर की नौकरानी है, मिसरानी है, जो कई सालों से इनके घर में काम करती है। तो आप ये पात्र अच्छी तरह से ध्यान में रखना। एक बार फिर से हम देखते हैं। दादा मूलराज के 3 बेटे थे, उसमें से बड़ा बेटा जो है ये शहीद हो गया था, जो मैंने क्रॉस मार्क किया हुआ है। ओके, छोटा बेटा जो है, मंझला बेटा जो है उसका नाम एकांकी में दिया है और वे हमारे एकांकी के पात्र है करमचंद। छोटे बेटे का नाम नहीं दिया है। इन तीनों की पत्नियां क्या कहलाएगी? बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी। उसके बाद बड़ी भाभी की बहू जो है वो क्या कहलाएगी? बड़ी बहू। मंझली भाभी की मंझली बहू, और छोटी भाभी की बहू क्या कहलाएगी? छोटी बहू, जिसका नाम वहाँ पे लिखा है बेला। बेला का पति परेश यानी छोटी भाभी का बेटा, और छोटी भाभी की बेटी यानी बेला की ननद कौन है? इंदु। फिर 3 बच्चे हैं, भाशी, मल्लू, जगदीश, पारो जो पड़ोसन है, और रजवा जो मिसरानी। अब जहाँ से अपनी एकांक की शुरुआत होती है, बड़े बेटे के शहीदी के बाद दादा मूलराज को सरकार की ओर से कुछ ज़मीन मिली थी, और उस ज़मीन को उन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से 10 गुना बढ़ा दिया था दादा मूलराज ने, और उतने सारे ज़मीन में उन्होंने अपने कई सारे बिजनेस व्यवसाय शुरू किए थे, जैसे डेयरी है, जैसे चीनी का कारखाना है, फिर फार्म है, फिर खेती करना है, और इन सारे कामकाजों को उनके बेटे और पोते संभालते थे। उसमें से उनका जो छोटा पोता है, सबसे छोटा पोता, जिसका नाम क्या है? परेश। ये परेश जो है ये अच्छा खासा पढ़ लिख के नायब तहसीलदार यानी एक सरकारी अफसर बन जाता है, एक अच्छे खासे सरकारी पोस्ट को प्राप्त करता है। और परेश का विवाह होता है बेला से, जो एक अच्छे घर से, अमीर परिवार की इकलौती बेटी है और साथ ही साथ पढ़ी लिखी है। अब वो पढ़ी लिखी है मतलब वो ग्रेजुएट थी, तो उस ज़माने का ग्रेजुएशन मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन होता था, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी। तो बेला इनके घर में पहली पढ़ी लिखी बहू आ जाती है, और उसके पहले, बेला के पहले उनके घर में स्त्रियों में पढ़ी लिखी थी सिर्फ इंदु, जो बेला की ननद लगती है। ओके, और वो प्राइमरी तक पढ़ी थी।
जब बेला इस घर में आती है तो उनके संयुक्त परिवार में, राधा मुलराज के संयुक्त परिवार में इस प्रकार से लहरें उठने लगती है जैसे स्थिर पानी में कोई पत्थर मारने के बाद लहरें उठने लगती है, बिल्कुल उसी प्रकार से। अब होता क्या है, जब बेला इस घर में आती है तो उसके रहन सहन का, उसका जीवन जीने का तरीका अलग होता है। वो एक अच्छे खासे अमीर परिवार की लड़की थी, इकलौती बेटी थी, घर में नौकर चाकर होंगे, तो उसे सबकी बात, सब पर रौब करने का एक आदत थी, रौब करने की। लेकिन जब वो यहाँ पर आती है तो वो एक छोटी बहू के रूप में आती है, सबसे छोटी बहू, और छोटी होने के नाते इतने बड़े परिवार में, इतने सारे फैमिली मेम्बर्स में आते जाते कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता था, समझाता था या उसे टोकता था, कोई उसके काम की आलोचना करता था या क्रिटिसाइज करता था या उसे काम बोल देता था, तो उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। साथ ही साथ वो पढ़ी लिखी है, उसके विचार आधुनिक है, तो उसकी पसंद जो है घर के बाकी स्त्रियों से अलग है, और वो अपनी पसंद बेझिझक, भले ही वो नई दुल्हन थी, नई बहू थी घर में, बेझिझक सबके सामने जाहिर करती है। और उसके इस बर्ताव के कारण घर की जो सारी स्त्रियाएँ हैं और घर के बाकी सदस्य हैं, उन्हें ऐसे लगने लगता है कि ये जो छोटी बहू हमारे घर में आई है, यानी बेला, ये बहुत घमंडी औरत है, और ये अपने ही, बस अपने ही बारे में सोचती है, अपने मायके को बढ़ावा देती है और हम सभी को नीचा दिखाती है, यानी ससुराल वालों को। और इसी बात को लेकर बेला का घर में झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर, जैसे बेला और इंदु का झगड़ा हुआ था मिश्रानी को लेकर, जो रजवा, तो नौकरानी का काम जो है बेला को पसंद नहीं आता और वो बहुत ही बुरे शब्दों में रजवा को काम से निकाल देती है। रजवा उनके घर में कई सालों से काम कर रही थी, तो रजवा को बुरा लगता है, और ये दोनों के जो बातचीत है, बेला रजवा को डांट रही थी, वो इंदु सुन लेती है। अब इंदु इस संयुक्त परिवार में पली बड़ी लड़की है, तो दूसरों के साथ थोड़ा शांति से बात करना या दूसरों के जो फीलिंग्स है उनकी परवाह करना या थोड़े इज्जत से बात करना, ये सब उसको आता था। तो भाभी को यानी बेला को समझाने का प्रयास करती है कि नौकरों से इस तरह से बात ना किया करे। इस पर बेला भी तुनक जाती है और कहती है कि हाँ, नौकर तो मैंने तुम्हारे घर में आकर देखे हैं। और इसी प्रकार से दोनों का झगड़ा हो जाता है, जिसमें ना ही बेला पीछे हटती है और ना ही इंदु। और उस झगड़े के कारण इंदु का ये कहना बन जाता है, मानना हो जाता है कि बेला बहुत घमंडी है, उसे अपने मायके पर बहुत ज़्यादा अभिमान है, और वही बात वो घर की बाकी स्त्रियों को बता देती है। तो ये पहली बात थी जिसके कारण बेला की इमेज परिवार में खराब हुई। दूसरी बात थी, ये जो करमचंद है, इन्होंने कुछ रजाई के अब्रे और मलमल के थान सभी के लिए लाए थे, मतलब लाइक पर्दे का जो कपड़ा होता है बंडल, वो, और साथ ही साथ जो कवर, ब्लैंकेट या रजाई का, वो लेके आते हैं और सभी के लिए लेके आते हैं, सभी को दे देते हैं, सबके लिए एक जैसे ही होते हैं। लेकिन बेला को वो पसंद नहीं आते, तो कम से कम उनका मन रखने के लिए बेला ने उसको स्वीकार करना चाहिए था या उसका उपयोग करना चाहिए था, लेकिन बेला ऐसा नहीं करती, वो तुरंत मना कर देती कि उसको ये पसंद नहीं आया, जिसके कारण करमचंद के मन में भी ये बात रह जाती है कि हाँ, ये बहुत ही घमंडी लड़की है। तीसरा झगड़ा हुआ था बेला का अपने पति परेश के साथ, और वो हुआ था पुराने फर्नीचर के ऊपर से। जो उसके कमरे में पुराना फर्नीचर था वो उसे पसंद नहीं था, और वो अपने पति से कह देती कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कमरे के बाहर फेंक दूँगी। और उन दोनों का, पति पत्नी का, यानी बेला और परेश का जो झगड़ा है, ये मंजली बहू सुनती है, और मंजली बहू को ये बहुत मजाकिया स्वभाव की है, तो उन दोनों का झगड़ा आकर बाकी सारी स्त्रियों को बहुत ही बहुत हंसते हुए, हंसाते हुए सुनाती है। और फिर सारी स्त्रियों की राय बन जाती है कि ये तो परेश तो एकदम जुल्म का गुलाम बन गया है, ये बहू तो उसके सामने उसको बहुत भारी पड़ रही है, और बहू के सामने उसका कुछ नहीं चलता है। और ये तीन बातों की वजह से बेला की इमेज घर में खराब होती है कि वो बहुत घमंडी है, हालांकि वो ऐसे नहीं होती, बट उसका रहन सहन का, उसका सोचने का तरीका अलग था, इसीलिए ऐसा सब हो जाता है। अब परेश बेचारा पिस जाता है दोनों के बीच में। इधर घर की स्त्रियाँ उसे टोकने लगती है कि तू तो एकदम उसका गुलाम बन गया है, उधर पत्नी टोकने लगती है बेला कि इस घर में मुझे कोई नहीं समझता, सब मुझे पराये लगते हैं, इस प्रकार से। और परेश इन सारी बातों से बहुत ही तनाव में जाता है, और फिर इसका उपाय ढूंढने के लिए वो अपने दादाजी, दादा मूलराज के पास चला जाता है। दादा मूलराज से वो कहता है, बहुत ही हिचकिचाते हुए कहता है कि जो एक कमरा खाली है अलग, मैं वहाँ अलग रहना चाहूँगा बेला को लेकर, क्योंकि वो इस घर में नहीं रहना चाहती। अब दादाजी के लिए ये बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात थी, और बहुत ही उनको दुख देने वाली बात थी कि उनके परिवार का कोई हिस्सा
इतने सारे परिवार को, इतने बड़े परिवार को उन्होंने इतने दिनों तक संभाल के रखा था और अब उस परिवार का हिस्सा अलग हो रहा है, तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वे परेश को विश्वास दिलाते हैं कि आगे से तुम्हारी पत्नी को इस घर में परायापन महसूस नहीं होगा, और उसे ये भी कह देते हैं कि तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखना, बाकी परिवार के बाकी मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को मैं समझा दूँगा। उसके बाद दादा मुनराज बाकी परिवार के सदस्य को बुलाते हैं और सबको समझाते हैं कि बेला के साथ अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो कभी इस घर में घुल मिल नहीं पाएगी। तो सभी को समझा देते थे कि सब लोग उसके साथ प्यार से व्यवहार करें और उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उससे प्यार से बातचीत करें, और ये सब करने के बाद उन्हें विश्वास होता है कि बेला इस परिवार का हिस्सा बनेगी, और वही विश्वास से परिवार वालों को वे समझाते हैं और उसका सही असर भी दिखाई देता है। दादाजी के समझाने के बाद परिवार के सारे सदस्य बेला से बड़े ही अदब से बात करने लगते हैं, बल्कि अत्यधिक आदर से बात करने लगते हैं, जिसका जो बेला को भी अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं उसे भी महसूस होता है कि घर का कामकाज करना, बड़ों की बातें सुनना, इसमें कोई भी नीचापन नहीं है। और फिर एकांकी का जो एंडिंग है वो बिल्कुल हैप्पी होता है। बेला को भी अपनी गलती समझ में आती है और बेला दादा मुनराज के परिवार में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। ठीक है, तो ये है अपने इस एकांकी की कहानी। अब ये एकांकी बहुत ही लंबी चौड़ी है और इसमें बहुत ज़्यादा पात्र है, तो आपको इम्पोर्टेंट है पात्र समझना, पात्र ध्यान में रखना। कहानी में, पूरी एकांकी में ये इम्पोर्टेंट है कि उस कथन का वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। सही वक्ता और सही श्रोता पहचानना, ये बात इस एकांक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब कहानी एकांकी पढ़ना शुरू करते हैं। एकांकी का नाम है सूखी डाली और इसके एकांकीकार है उपेंद्रनाथ अश्क। एकांकीकार का परिचय पढ़ते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को जालंधर, पंजाब में हुआ। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध तथा कविता सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है और लोकप्रियता अर्जित की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चींटे, चरवाहे, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, दो धारे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैद और उड़ान, बड़ी बड़ी आंखें आदि। 19 जनवरी 1996 को इनका निधन हो गया। ओके, उसके बाद पात्र परिचय दिया है, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पात्र परिचय पढ़ा हुआ है, सो हम वो टेक्स्ट बुक वाला पात्र परिचय स्किप करके आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला दृश्य ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें दादाजी का परिचय या उनकी फैमिली कैसी थी, उनके परिवार की जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी। तो ध्यान दो, पहला दृश्य। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब पर्सनल फ्रीडम को, इंडिविजुअल फ्रीडम को, जो अराजकता, अराजकता मतलब बहुत बुराई के लेवल तक ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। तानाशाही मतलब क्या? जो जी में आए वो अपने को जो लगे वही करते रहना। तो इस सभ्य समाज में एक ही व्यक्ति पूरे कुटुंब पर शासन करेगा, इस बात को निंदनीय माना जाता है। ऐसे समाज में, ऐसी सोच में दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को, यानी सारे कुटुंब को एक यूनिट बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए। प्रभुत्व मतलब अधिकार या उसके ऊपर एक कंट्रोल, नियंत्रण जमाए। महान वट की भांति अटल खड़े हैं। वट यानी वट वृक्ष, बरगद का पेड़, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत लंबे साल तक जीता है, बहुत विशाल होता है। तो दादाजी मूलराज बिल्कुल उस वट के समान अटल खड़े हैं, अड़ी है अपनी जगह पर, निश्चल खड़े हैं, पूरे परिवार को संभाले हुए हैं। जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। मतलब उनके आंगन में जो वट का पेड़ है, उसकी लंबी लंबी डालियों ने आंगन में छाते की तरह पूरे धरती को कवर कर दिया है, आच्छादित किया है। अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए, अगणित यानी असंख्य, असंख्य घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की ही भांति महान दिखाई देते हैं। तो आंगन में ही वट का पेड़ है और उसी के संगत में दादा मूलराज रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी तुलना वट के पेड़ के साथ की गई है। आयु के 72 वर्ष देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका।
और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति, जैसे वट की जटाएं है वैसे उनकी सफ़ेद दाढ़ी है जो लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को, नाभि मतलब बेली को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए, मतलब उनकी दाढ़ी बहुत लंबी है। तो इस पैराग्राफ में आपको क्या मार्क करना है, उनकी आयु यानी उनकी उम्र कितनी है, 72 वर्ष, जो आपको उनके परिचय में लिखनी है। अब आगे, दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था, यानी शहीद हुआ था। इसके बदले में सरकार ने दादा को 1 मुरब्बा जमीन दी थी। 1 मुरब्बा ये नापने का तरीका है। 1 मुरब्बा मतलब 25 एकड़, 25 एकर्स, ठीक है। 1 मुरब्बा जमीन सरकार ने दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा से संतुष्ट नहीं रहे थे। अपने साहस से, परिश्रम से, निष्ठा से और दूरदर्शिता से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। साहस, परिश्रम, निष्ठा और दूरदर्शिता। साहस मतलब क्या, हमारे अंदर जो साहस होता है वो, परिश्रम मतलब मेहनत, निष्ठा मतलब लगन, और दूरदर्शिता यानी भविष्य के बारे में सोच रखना। और उन्होंने उस 1 मुरब्बे के 10 मुरब्बे मतलब 25 एकड़ का 250 एकड़ बना दिया था। उनके 2 बेटे पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने की काम की देखभाल करते हैं। तो उनके कौन कौन से काम है, जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी का कारखाना। ये सारी बातें हम दादा के परिचय में लिखेंगे, दादा मूलराज के। सबसे छोटा पोता, तो आप छोटा पोता को अंडरलाइन करो, लिखो परेश, अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है, यानी उसी शहर में, गांव में लगा हुआ है। कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। अब ये आ गई सुशिक्षित लड़की, कौन है, बेला। तो उसके परिचय में हम लिखेंगे, उसके लिए आप मार्क करो, लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की, कौन है, बेला। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार होना और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित होना, ये अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। मतलब उनके घर में 2 महत्वपूर्ण बातें घटे हैं। एक, उनका पोता परेश नायब तहसीलदार बना है, और उनकी छोटी पतोहू बेला वो सुशिक्षित ग्रेजुएटेड है। पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाने की संभावना है। प्रतिष्ठा यानी इज्जत, मतलब पहली बात से, यानी उनका जो पोता नायब तहसीलदार बना है, उस बात से सरकारी विभागों में, हलकों में मतलब विभागों में, उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है, गांव में उनका आदर भी होने लगा है। किंतु साथ ही दूसरी बात से उनके परिवार के लिए संकट उपस्थित हुआ है। दूसरी बात कौन सी, कि उनके घर में एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बहू आई है, बेला। तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती है, वो बिल्कुल सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में अपनी पोती इंदु ही, तो पूरे परिवार में इंदु जो सबसे छोटी पोती है, जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, वो सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसके चलती भी खूब है, और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि छोटी है सबसे तो लाडली है। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोहू जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, उसके आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहर से उठने लगती है, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। आगे, अब आगे जो दिया है ये उनके घर का जो स्टेज रहेगा या ड्रामा रहेगा, उसका वर्णन है कि कैसा घर था। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रोंडिव है। रोंडिव मतलब सम्मेलन स्थल। जब काम सब खत्म हो जाता है तो सब लोग उस बरामदे में बैठकर गप्पे लड़ाती है। ओके, दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियाँ इसमें धूप लेती है, कभी चरखे चलाती है, कपड़ा बुनने का साधन जो होता है ना चरखा, उस पर कपड़ा बुनती है, तो कभी गप्पे लड़ाती है, कभी लड़ती झगड़ती है, और कुछ ना हो तो स्नानागार में पड़े कपड़े ही धोया करती है। तो ये सारे काम काज है जो वो लोग बरामदे में करते हैं। यह स्नानागार बाहर के अहाते में है, मतलब बाहर के एरिया में। दाई दीवार के कोने में जो दरवाजा है उसके साथ ही बाहर की रसोई आदि से निपटकर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्राय रोज वहां कपड़े धोया करती हैं। तो इतना बड़ा परिवार है, कपड़े भी ज्यादा है, तो दोपहर में 2-4 स्त्रियां मिलकर कपड़े धोया करती थी, और निरंतर थप 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 की ध्वनि से बरामदे में वो ध्वनि गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। दोनों ओर आमने सामने पहले मंझली बहू फिर बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़की बरामदे में खुलती है। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के कमरे हैं। छोटी भाभी का कमरा जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, वो दाई ओर है।
छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है, बाई दीवार में सीढ़ियां बनी है जो ऊपर को जाती है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर 2 तख्त बिछे हैं, 2 एक चारपाइयाँ दीवार के साथ खड़ी है, एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत शांतता है। अपेक्षाकृत मतलब लाइक एज एक्सपेक्टेड शांति है। केवल गैलरी से स्त्रियों की जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिफरी हुई सी दाई तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। बिफरी यानी नाराज होकर। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी है, भ्रुकुटी यानी आईब्रो, यानी वो बहुत नाराज है, गुस्से में है, और बड़ी बहू बिल्कुल शांत और गंभीर है। ठीक है, तो ये है हमारी एकांकी की शुरुआत, और हमने इस एकांकी के पात्र पढ़े और साथ ही साथ एकांकी की शुरुआत पढ़ी जिसमें हमें दादाजी के बारे में जानकारी मिली और सारे पात्र भी हमने समझ लिए। ठीक है, तो आज हम ये एकांकी पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। अगले लेक्चर में हम ये एकांकी पढ़ना, जो उसके कथन है, जो डायलॉग्स है, वो पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है।